हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिल्ली सल्तनत के पहले ही मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। अब उसका थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने जो क्लासेस ली थी उसमें हमने पढ़ लिया था इल्तुतमिश के मकबरे तक। ठीक है, इल्तुतमिश के मकबरे तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम आगे के जो कला है, स्थापत्य कला है, उनको और साहित्य को देखेंगे। तो इसके बाद अगला आ जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी सूफी संतों के ख्वाजा खान का दरगाह है। इसे आप ख्वाजा भी खान का भी कह सकते हो, दरगाह भी कह सकते हो। इल्तुतमिश द्वारा इसको बनवाया गया था। खिलजी ने मकबरे के रूप में इसका विस्तार किया था। तो याद रखना, किसने बनवाई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को? इल्तुतमिश ने बनवाया था और खिलजी ने इसका आगे मकबरे के रूप में विस्तार कर दिया था। उसके बाद अगला आ जाता है वो है आपका बलबन का मकबरा। बलबन के मकबरे में अगर आप देखते हैं तो इसने लाल महल नामक भवन बनवाया था और उसी में इसका मकबरा भी है। ये इस्लामी शैली पर आधारित है। साथ ही साथ इस मकबरे की मेहराब में भारत में तुर्की मेहराब में सर्वोत्तम है। यानी कि इस मकबरे में जो मेहराब बनी हुई है वो तुर्की मेहराब है जो भारत में बनी हुई है, उनमें सबसे सर्वोत्तम है या सबसे सुंदर है। इसके बाद अगला आ जाता है वो है आपका अलाई दरवाजा। जब हम अलाई दरवाजे की बात करते हैं तो देखिए, इसका काल जिस तरह इसका जो निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का, वो करवाया था खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। और याद रखिए इसका जो काल था वो जिस तरीके से आक्रामकता के लिए जाना जाता था, ठीक उसी तरीके से इसका काल स्थापत्य कला के लिए भी जाना गया। 1311 में ये बनकर तैयार होता है और कुतुब मीनार की चारों दीवारों में से एक, जानो जो दरवाजे हैं कुतुब मीनार के, उनमें से एक दरवाजा जो है वो आपका अलाई दरवाजा भी है। ये ऊंचे चबूतरे पर चौकोर इमारत के रूप में स्थित है। जॉन मार्शल ने इसे इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि भी कहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि किसे कहा गया है, तो किसने कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है अलाई दरवाजे को। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका वो है जमात खाना मस्जिद। ये पूर्णतः इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद है। तो इसलिए और याद होना चाहिए आपको कि ये पहली मस्जिद है पूरी तरह जो इस्लामिक शैली पर आधारित है। खिलजी के शासनकाल में खिज्र खां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं और अब बात कर लेते हैं हम तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद आपको पता ही है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली के जब हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहां का क्षेत्र है। तो देखिए, तुगलकाबाद की जब बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना कराई थी दिल्ली में। इस नगर में एक दुर्ग है जिसे 56 कोट या 56 कोट का निर्माण कराया था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना कराई और उसमें एक नगर था जो तुगलकाबाद था, उसे 56 कोट एक नगर भी बसाया गया था इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं विजय मंडल पर। विजय मंडल का निर्माण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता था, याद रखना। कभी भी अगर पूछ लेना कि पागल सुल्तान कौन था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये कला और स्थापत्य कला का संरक्षक था। इसने ऊंची पहाड़ी पर स्तंभनुमा इमारत का निर्माण कराया और उसे विजय मंडल के नाम से जाना गया। इसकी ऊपरी भाग जो थी वो अष्टभुजाकार छत थी, याद रखिएगा। तो अष्टभुजाकार क्या था? विजय मंडल का ऊपरी जो छत थी वो, इसकी ऊपरी भाग जो था वो अष्टभुजादार था। इसके बाद आदिल शाह का किला बनाया गया जो कि तुगलकाबाद के पास ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। जहां पनाह नगर, इसे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सिरी के बीच बनवाया। ये 7 मेहराबों का पुल आज भी देखने के लिए योग्य है। यानी कि आज भी अगर आप चाहें तो इसे देखते आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आज भी सुंदर लगता है। विजय मंडल इसी नगर में बसाया गया था, याद रखना। अब आ जाते हैं अगला दौलताबाद। दौलताबाद क्योंकि ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, केंद्रीय स्थल देवगिरी को एमबीटी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? एमबीटी के द्वारा। और इसने इसे राजधानी बना दिया था। कई सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण यहाँ पर किया गया है और एक डायरेक्ट सड़क बनाई गई है दिल्ली से लेके दौलताबाद तक की, ताकि आवाजाही जो है वो उसे सुचारू रूप से चला सके।
बाद में ये दिल्ली सल्तनत की राजधानी 1327 में दौलताबाद को घोषित कर देता है, लेकिन क्योंकि दिल्ली से नागरिक नहीं जा पाते हैं तो वापस ये दिल्ली को राजधानी बना देता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आ जाता है आपका निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। तो निजामुद्दीन औलिया के मकबरे की बात करते हैं तो दिल्ली में है और तुगलक शैली का विशेष महत्व रखता है ये मकबरा। सफेद और काले संगमरमर के पत्थरों से ये बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। ठीक है, इसमें एक दरवाजा है और खिड़कियां बनी हुई हैं जो लाल पत्थरों से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद अगला आ जाता है और वो है आपका बाराखंबा। बाराखंबा आपको पता है दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो वही है। तुगलक शैली का धर्मनिरपेक्ष इमारत है जो कि दिल्ली में स्थित है। अब अगला आ जाता है आपका फिरोज शाह कोटला। ठीक है, जो पहले स्टेडियम था अब इसका अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। दिल्ली में दुर्ग है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अंबाला जिले से अशोक स्तंभ को लाकर यहाँ पर स्थापित किया था, तो याद रखना। इसमें बड़ी मस्जिद भी है, साथ ही साथ काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, दरगाह ए शाह आलम मस्जिद और खिड़की मस्जिद भी यहाँ पर है। ठीक है, अब अगला चलते हैं और आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो अब इनका मकबरा कहाँ पर है, तो ये इनका मकबरा है हौज खास में, दिल्ली के समीप। वर्गाकार दक्षिण की ओर मुंह करा हुआ या मुख किया हुआ ये मकबरा है। मकबरे की चारों दीवारें या मकबरे की दीवारें जो है वो सफेद सीमेंट से बनी हुई है। बाद में सिकंदर लोदी ने इसमें सुधार भी कराया है, याद रखिएगा। अगला आ जाता है खान ए जहां तेलंगानी मकबरा। ये लाल गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि लाल गुंबद क्या है या लाल गुंबद को और किस नाम से जानते हैं, तो खान ए जहां तेलंगानी मकबरा भी इसे कहा जाता है। ये जो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था उसने इसका निर्माण कराया था। अब आते हैं कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। तो गयासुद्दीन द्वितीय के समय ये शुरू हुआ और नसीरुद्दीन के समय ये खत्म हो गया या पूरा हो गया, याद रखिएगा। बहलोल लोदी के मकबरे की बात करते हैं तो इनका मकबरा 1448 में सिकंदर लोदी ने बनाया और ये लाल पत्थरों से निर्मित है। इसके बाद सिकंदर लोदी के मकबरे की भी बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी ने इसका निर्माण कराया था। लोडी गार्डन में ये स्थित है। मोहम्मद शाह और सिकंदर शाह दोनों का मकबरा जो है वो अष्टभुजाकार है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा है ये, अष्टभुजाकार है। इसके बाद आता है बड़े खां छोटे खां का मकबरा, जो कि सिकंदर लोदी ने इसका निर्माण कराया था और सिकंदर लोदी ने ही मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया है, याद रखिए। आगे आता है मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में जॉन मार्शल ने लोदियों की स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नमूना इसको कहा है, मोट की मस्जिद को। तो किसने निर्माण कराया था, सिकंदर लोदी ने कराया था, याद रखिए। अगला चलते हैं और अब आ जाते हैं हम हमारे साहित्य पर। ठीक है, तो हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला को देख लिया, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, सभी को देखने के बाद अब हमारा अंतिम पड़ाव है इसके साहित्य पर। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाएगी तबकात ए नासरी की। तो इसे मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। दिल्ली सल्तनत का क्रमिक विकास ये प्रस्तुत करता है और बर्नी ने इसे शुरू कर दिया था जहां से मिन्हाज ने इसको छोड़ा था। कहने का मतलब यह है कि मिन्हाज उस सिराज ने तबकात नासरी की शुरुआत की थी, लिखना शुरू किया था, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत का जो एक कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ब्यौरा इसमें दिया गया है। और बर्नी ने इसको वहां से शुरू किया था जहां पे मिन्हाज ने छोड़ा था, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसने छोड़ दिया था, वहां से बर्नी ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं तारीख फिरोज शाही पर। इसे जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया और 1357 से लेकर 1358 में ये पूरी तरह लिखकर तैयार हो गया। अगला है आपका फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित है। फुतु उस सलातीन ख्वाजा अबू बकर इसामी के द्वारा रचित है। किताबुल रहला ये यात्रा वृतांत है, यानी कि जर्नी का विवरण है, यात्रा वृतांत आप उसको कह सकते हैं। इब्न बतूता ने लिखा जो कि मोरक्को का निवासी था। फतुहात ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जिसका उद्देश्य था आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध होना। ठीक है, ये अपने आप को आदर्श सिद्ध करना चाहता था, इसीलिए इसने फहुतात ए फिरोज शाही की रचना कर दी। इसके प्रशासनिक जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। अगला है तारीख ए मुबारक शाही।
याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा इसको लिखा गया। सल्तनत कालीन इतिहास को जानने का ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रमाण है और तत्कालीन प्रमाण है। कह सकते हैं कि इसे एकमात्र तत्कालीन प्रमाण है जो कि इतिहास, जो सल्तनत कालीन इतिहास है, उसको जाना जा सकता है। फिर है तारीख सलातीन अफगान, अहमद यादगार द्वारा रचित है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले लोधियों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला आ जाता है आपका ताज उल मासिर, इसमें इसे जो लिखा है वो हसन निजामी ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके आखिरी के दो बचते हैं जो कि हैं आपके तारीख उल हिंद, अलबनूनी द्वारा रचित है। गजनबी के साथ ये भारत आया था। 11वीं शताब्दी में हिंदू साहित्य विज्ञान धर्म का विवरण इसमें किया गया है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय ये प्रमाणित ग्रंथ भी आपको प्राप्त होता है। इसके बाद किताब उल यामिनी जो कि मोहम्मद अल जबरुल उतबी ने लिखी थी, तो आप अगर खाली उतबी भी याद करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर दिया है। दिल्ली सल्तनत का जितना भी आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको तैयारी परीक्षा की, ठीक है, तैयारी परीक्षा की यूट्यूब जो इसका टेलीग्राम चैनल है उस पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप आ जाइएगा और यहाँ से आप इस पूरे दिल्ली सल्तनत की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे मुगल शासन, यानी कि मुगलों का आगमन, मुगलों ने किस तरीके से शासन किया, क्या क्या व्यवस्था थी, उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, या नेक्स्ट यानी कि कल से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से आपको डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। साथ ही साथ पीडीएफ जरूर इसकी ले लीजिएगा जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस पीडीएफ के पढ़ने के साथ ही आप जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।